नमस्कार। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। और हर बार की तरह इस बार फिर मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जिससे अगर कुछ हमारे साथी हो जो इस मीटिंग में अभी नए आए हो तो उनको मालूम चल जाए। तो दिल्ली से हूं, वैसे यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूं। पिताजी दिल्ली में एनटीपीसी में जॉब किया करते थे, तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे हुई है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1997 में पहली बार गुड़गांव से जॉब शुरू करी और अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है। लेकिन नौकरी करते समय यही था कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मैं भी नौकरी करता था, पिताजी भी करते थे, भाई भी करते थे, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और 20 साल की लाइफ में वैसे कोई समस्या नहीं आई पैसे के दौरान, क्योंकि सब कुछ ठीक था, सब कमाने वाले थे। लेकिन समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब 2017 में जिस कंपनी में मैंने अपनी लाइफ के 15 साल दिए थे, वो कंपनी अचानक से बंद हो गई। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नोटिस नहीं। और उस कंपनी में लगभग 3,500-4,000 वर्कर उस समय थे, रोल एम्प्लॉयज और यूएसटी वगैरह, सब बेरोजगार। और आज की तारीख में भी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जब मैंने मोजरवेयर में ज्वाइन करी थी तो उस समय लास्ट कंपनी मेरी मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड थी, जिसमें 15 साल दिए थे। तो उस समय मैंने नेटवर्किंग में कदम रखा था और 3 कंपनियों में मैंने काम किया था। और नेटवर्किंग की ताकत तो समझ में आ गई थी, लेकिन वहां पे मुझे सपोर्टेबल अपलाइन नहीं मिले सही प्रकार से। फिर वो कंपनियां एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग थी कि वन टाइम परचेस करना और फिर पैसों को घुमाना है। तो वो कंपनियां मेरे सामने देखते देखते 2 कंपनी तो मेरे सामने ही बंद हो गई, तीसरी जो है मेरे बाद जो है लगभग 2-2.5 साल के बाद वो बंद हो गई। जो मैंने सबसे पहले ज्वाइन करी थी स्टैंड लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा सेक्टर 2 में। तीनों कंपनियों में मैंने लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 3,000 रुपए के आसपास मेरे पास आए और कुछ भी नहीं मिला। तो बिजनेस की ताकत तो समझ में आ गई थी, नेटवर्किंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हारने के बाद वहां से निराश हुआ। फिर लोगों को राय दिया करता था, लेकिन खुद नेटवर्किंग में कदम नहीं रखता था। और समय ऐसे गुजरता चला गया, 15 साल निकल गए। फिर जिस कंपनी मोजरवेयर में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई। फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली और दुकान पे ऐसे बैठा हुआ था, तो एक दिन ओम सर और सतीश जी मेरी दुकान पे दंत कांति खरीदने आए। सर ने मुझे जानकारी दी और मैंने 3 बार इग्नोर किया, लेकिन सर का लगातार फॉलोअप चलता रहा। चौथी बार मैंने फिर प्रोडक्ट लिए, यूज किए, अच्छे लगे। फिर ये समझ में आया कि ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है कोर्ट का और वहां से पैसे नहीं आते, चलो इसे करके देख लिया जाता है। लेकिन जब सर की मीटिंग को सुना फरीदाबाद में जा करके, उस समय फरीदाबाद में ऑफिस हुआ करता था, मेरे घर से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। तो अकेले जाता था, किसी ने बोला नहीं कि आप मीटिंग करने आए, क्योंकि ये था कि चलो अब जो काम शुरू किया तो उसको करा ही जाए। तो मीटिंग वहां पे अटेंड करी, काफी अच्छा लगा। और जेब से कुछ जाना नहीं था, जैसे पहले लॉस हो चुका था तो वो डर भी निकल चुका था। और बिजनेस को शुरू किया और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अपलाइन का टीम भी काफी अच्छी बनी और लगातार बढ़ते चले गए, पैसा अच्छा कमाया, सम्मान भी सब मिला। लेकिन कह सकते हैं कि अभी शुरुआती दौर था और जो 15 साल का पहले का एक्सपीरियंस था उसको मैं एक्सपीरियंस नहीं मानूंगा, क्योंकि वहां पे मेरे हिसाब से मैंने कुछ सीखा नहीं था। बस यही समझ में आया था नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर सही प्रकार से हम इसको कर लें और सही कंपनी और सही अपलाइन मिल जाए। तो यहाँ जेएमबीडी में जब शुरू किया था तो मेरे लिए सब कुछ नया था और सर के माध्यम से सब कुछ सीखने को मिला। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो केवल पता ही पता था नेटवर्किंग अच्छी है, लेकिन नेटवर्किंग करनी कैसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये सारी चीजें लगातार मीटिंग में जाने का परिणाम था और ओम सर के सिखाने का प्रयास था। और अपनी तरफ से काफी कुछ प्रयास किया, मैंने काफी कुछ सीखा। लेकिन नेटवर्किंग, दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जिंदगी भर आप इसमें करते रहें और आप इसमें जिंदगी भर सीखते रहेंगे। कभी भी ये नहीं कहना कि हाँ मुझे पूरा ज्ञान है। हमेशा आपको यहाँ सीखना ही पड़ेगा, हर पड़ाव पे आपको सीखना पड़ेगा और तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जिस दिन आपने सीखने की रफ्तार को खत्म कर दिया, उस दिन आपका जो है पतन होना फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। और सब कुछ बना, लेकिन कुछ समस्याएं आई टीम में और टीम का विघटन हुआ, फिर कोरोना आया और भी बहुत सारी चीजें आई
और लेकिन टीम सारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन खुद को अपने आप को बैकफुट पे नहीं किया था और अकेले लगा रहा, दुकान से माल निकालता रहा, सब कुछ धीरे धीरे करके रिकवर हो गया। आज लगभग पिछले 6 महीने के आसपास से इस सिस्टम को फिर शुरू किया है। अभी वो स्पीड तो नहीं पकड़ी है जो स्पीड पहले थी, लेकिन हाँ शुरू किया है। और टीम के सपोर्ट से आज आप लोग जानते भी हैं कि अलका जी की रॉयल्टी निकली है, और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से बहुत सारी रॉयल्टियां आप लोगों के सामने आएंगी और एक मजबूत स्तंभ के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी की जेब से पैसा लगा करके हमने रॉयल्टी अचीव करी है, बिजनेस के द्वारा रॉयल्टी की है ये, बिजनेस करके। और जब हम बिजनेस करके रॉयल्टी करते हैं तो एक मजबूत स्तंभ तैयार होता है और वो कभी भी जो है टूटता नहीं है। तो अभी इन्हीं सारी चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इसी में मैं आपके सामने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो जो मेरे जीवन में हुआ है, जो मैंने सीखा है, तो मुझे काफी अच्छी चीजें लगी हैं अपने लाइफ में, तो वही चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक परिवार था, और हाँ हरा भरा परिवार था, पूरा एकजुट एक साथ रहते थे और काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनके घर में ना एक वीणा रखी थी, जो वीणा होती है बजाने वाली संगीत का, तो वीणा रखी रहती थी, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता था। और धीरे धीरे करके उस वीणा के तार भी टूटने लग गए थे और पुरानी सी भी हो गई थी, और उस घर में नहीं बजाई जाती थी, क्योंकि उनके पूर्वज में वो वीणा जो है काफी पहले से जो है बजाई बजाई होगी किसी ने। तो बस उसको केयर करने के लिए उन्होंने नया मकान बनाया, फिर उसको वहां शिफ्ट कर दिया, फिर कभी नया बनाया, फिर वहां शिफ्ट कर दिया, और उसको ऐसे एक कोने में रख दिया जाता था। तो ये सारी चीजें ऐसी चलती गई। तो कभी कोई वहां से कोई सामान हटाता, उसके ऊपर कुछ गिर जाता या पूरे हाथ किसी का लग जाता, तो तार उसके टूटे हुए थे, तो वो धुन नहीं निकलता था, मधुर धुन नहीं आती थी, एक अजीब सी आवाज आती थी, जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो उस वीणा के कारण धीरे धीरे करके उन लोगों के मन में ना एक कड़वाहट सी पैदा होगी, इसे कोई बजाना नहीं जानता, इसे रखा क्यों गया है, इसे फेंक क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन पुरानी एक निशानी थी, इस वजह से कोई हिम्मत नहीं करता था किसी के सामने बोलने के लिए। तो एक दिन उसी परिवार में किसी ने इन बात को रखा और सबने उसमें रजामंदी दी, क्योंकि राजी तो सब मन में पहले से ही थे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने उस वीणा को उठाया और ले जा करके बाहर, घर के बाहर कूड़ेदान में उसको डाल दिया। और जब वो कूड़ेदान में डाल करके वापस आ रहे थे, तो वहां से एक साधु, कह लीजिए साधु गुजर रहा था, लेकिन उसके कपड़े थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं थे, भिखारी टाइप का लग रहा था, लेकिन वो साधु था। उन्होंने देखा कि कूड़ेदान में वीणा रखी हुई है, और उन्होंने उसको उठा लिया, और उठा करके थोड़ी दूर जा करके एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए और उसको तारों को जो है जोड़ने लग गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बारे में वो जानते होंगे। और उन्होंने धीरे धीरे करके तारों को खींच करके इधर उधर से कर आ करके उसको जोड़ा और उसको फिर बजाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो बड़ी मधुर आवाज आ रही थी उसके अंदर से, और आजू बाजू के जितने भी लोग थे, जब उन्होंने वीणा की आवाज को सुना, तो धीरे धीरे करके सब लोग घर से निकलना शुरू हुए और उनके पास आकर के उस मधुर संगीत का वो आनंद लेना सभी लोगों ने शुरू कर दिया। यही आवाज फिर उस घर में भी गई जिस घर से उस वीणा को बाहर निकाला गया था, और एक एक करके सभी लोग वापस आए। और जिस व्यक्ति ने उस वीणा को उस कूड़ेदान में डाला था वो भी निकला। उसने जब देखा कि कूड़ेदान में वीणा तो है नहीं, तो भीड़ को हटाता हुआ वो भीड़ के पास गया और देखा कि वो साधु जो है उस वीणा को बड़े मस्त अंदाज में उसे बजा रहा है, और बहुत बहुत मधुर संगीत जो है सुनाई दे रहा है। सभी लोग मग्न है और तारीफ कर रहे हैं कि कितना बढ़िया बजा रहे हैं। और उसने उस साधु के पास जाकर के बोला कि वीणा मेरी है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम ये वीणा आपकी है, और मुझे ये वीणा जो है कूड़ेदान में मिली है, मैंने तो वहां से उठाया और इसको ठीक किया, और जब मैंने उठाया था तो उसके हालात बहुत खराब थे, और अब ये हम कैसे मान सकते हैं आपकी वीणा। उसने कहा नहीं मेरी है। तो वहां पे इनके बीच में कुछ बातें हुई, और लेकिन सभी लोगों ने फिर यही राय निकाला कि नहीं, अब ये वीणा आपकी नहीं है, आपने इसको कूड़ा समझ करके इसको फेंक दिया था, और इस साधु ने इसको जो है सारा कुछ ठीक करके आज इसने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया और बहुत मधुर संगीत बजा रहा है। बल्कि वीणा के साथ साथ हम सबको इसको इनाम भी देना चाहिए कि हम जो अपने सभ्यता को हम भूल चुके हैं, और हमारे पास इसका ज्ञान नहीं, हम अच्छी चीजों को भी हम नकारना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो साधु के पास वो वीणा जो है दे दी गई।
तो दोस्तों यहाँ से मुझे जो मैसेज यहाँ से मिला है, हमारे भी जिंदगी में जो है तार टूटे हुए हैं, और जब जिंदगी में सारे तार टूटने शुरू हो जाते हैं तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। नेटवर्किंग में जुड़ना ही काफी नहीं है। आज जैसे उनके घर में वीणा रखी हुई थी, तो वीणा रखना ही काफी नहीं होता, वीणा बजाने वाला भी चाहिए, उसके अंदर गुण भी चाहिए, उसको जानना भी चाहिए कि तार कौन सा कब जो है हमें उसको टच करना है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो नेटवर्किंग में जुड़ जाते हैं, केवल नेटवर्किंग में जुड़ने से कामयाबी नहीं आ जाती है, बीना बजाना यानी नेटवर्किंग करना भी आना चाहिए हमें, जो है सही तार छेड़ने भी आने चाहिए, सही तार जुड़ा हुआ हो वो भी हमें देखना चाहिए, और जो जानकारी रखता है वही अच्छी तरह वीणा वादन बजाता है, अच्छी तरह नेटवर्किंग भी कर सकता है। अगर हम इस सिस्टम में आकर के हम जीवन नेटवर्किंग को हम सीखेंगे नहीं, केवल रखे रहेंगे और बोलेंगे मैंने जेएमबीडी ज्वाइन करी है, मैंने जेएमबीडी ज्वाइन करी है, तो क्या आपके जीवन में मधुर संगीत सुनाई देगा जेएमबीडी से? कभी नहीं सुनाई देगा दोस्तों। और आज मार्केट में लोग यही करते हैं, जुड़ तो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अपलाइन कुछ करके देगा। अपलाइन केवल आपको 5% काम करके देगा, 95% आपको करना पड़ेगा। अपलाइन केवल आपको बोलेगा आकर के कि आप इस सिस्टम को करिए, लेकिन करना तो दोस्तों आपको पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा। जो है जीवन भी एक वीणा है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक वीणा है। इससे सफलता तब मिलती है जब इस वीणा को हम सीखते हैं, नेटवर्किंग को जब हम सीखते हैं। जो तार जहां बंधी हुई है वहीं बंधी हो, ये नहीं कि डिस्टरबेंस हो। यानी नेटवर्किंग में जो काम जिस समय पर करना है उस समय पे हमें करना ही पड़ेगा, उसे किया ही जाए। जो है काम में ब्रेक ना हो, एक काम की जगह दूसरी की और दूसरी जगह तीसरी की, तो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। हमें किसी व्यक्ति को प्लान देते हुए वो एक नेटवर्कर है, मान लीजिए उसने 1-2 कंपनियां कर रखी हैं, वो अच्छी कंपनी की तलाश में है, और हम उसको नेटवर्किंग के बारे में ना बता करके हम उसको केवल प्रोडक्ट की जानकारी दें, तो क्या ये सिस्टम सही है? उसको जरूरत अगर है मार्केटिंग प्लान की, तो हमें उसको मार्केटिंग प्लान उसके सामने रखना है। प्रोडक्ट तो फिर उसके लिए सेकेंडरी मैटर हो जाता है। वो जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसको निराशा इसलिए मिली, या तो उसकी खुद की कमी होगी, या तो कंपनी की कमी होगी, या उस कंपनी का प्लान बेटर नहीं होगा, इस वजह से आज वो भटक रहा है। लेकिन एक अच्छे नेटवर्कर के लिए अगर हम उसके सामने अपना प्लान रखेंगे, तो प्लान देख करके आएगा, ना कि आपका जो है डेमो देख करके आएगा, क्योंकि डेमो तो उसके बारे में मालूम है उसे कि नेटवर्क कंपनी में प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। तो हमें एक काम की जगह दूसरा काम नहीं करना है। जो जैसा सामने वाला आदमी मिले, हमें उसको उसी प्रकार से उसके सामने प्लान रखना है। और इसके बारे में आप सब लोग भली बात जानते होंगे, जिन भी लोगों ने ओम सर के साथ काम किया है, और ओम सर के प्लान को आपने विभिन्न रूप से देखा होगा, कभी भी एक रूप में नहीं देखा होगा, एक रट्टू तोते की तरह नहीं देखा होगा कि जो भी आया उसको एक ही प्लान दिया, जो भी आया उसको एक ही प्लान दिया। ओम सर की जो परख है ना, बहुत लाजवाब है। जो है यही चीज रमेश सर की परख भी बहुत लाजवाब है। पंकज सर के साथ तो मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन ओम सर और रमेश सर के साथ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन रमेश सर के बारे में जो मेरी टीम में ग्वालियर में काम चल रहा है, उन लोगों से मेरी लगातार बात होती है, तो काफी तारीफ करते हैं रमेश सर की भी, कि आदमी को देख करके हमें सिस्टम की जानकारी देनी चाहिए। तो चाहे बंगाल से टीम हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो, हर व्यक्ति जानता है कि ओम सर जब किसी के साथ बैठते हैं तो उस आदमी को पहले परखते हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट एक ही प्लान दे दिया। तो हमें भी इसी सिस्टम को ऐसे देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को एक ही प्लान नहीं देना है, उसको जांच करके हमें देखना है कि ये किस कैटेगरी का आदमी है, हमें इसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। सभी के जीवन में जीवन रूपी वीणा का तार असंगत से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी संगत भी सही नहीं है, जैसे वीणा में हम किसी तार को हम कहीं और जोड़ दें, किसी तार को हम कहीं जोड़ दें, तो मधुर संगीत नहीं आएगा, उसका भी एक पैटर्न बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि अगर हम नेटवर्किंग में है तो हमारे तार किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत व्यक्ति के साथ हम हैं, जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही बात करता रहता है। अगर आपके साथ चाहे आपका अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको लेके कौन आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सिस्टम में पॉजिटिविटी बातें हो रही है नहीं हो रही है, क्या सफलता की बातें हो रही है नहीं हो रही है। कई लोग ऐसे मिलेंगे, शुरू में तो जोश में आएंगे, जो अपलाइन होता है ज्वाइनिंग बहुत सारी लोगों की करवा देगा, लेकिन धीरे धीरे जाकर वो खुद नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव वाली बातें करनी शुरू कर देता है। मतलब प्रोडक्ट की कमियां निकालेगा,
प्लान की कमियां निकालेगा, मैनेजमेंट की कमियां निकालेगा, तो उससे क्या फायदा मिलेगा। तो हमें इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। हमें अपनी संगत को भी जो है देखना पड़ेगा कि बुरी संगत के साथ तो नहीं है हम, या गलत संगत के साथ तो नहीं है जो हमेशा नेगेटिव बातें हम लोगों के सामने कर रहा है। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये समझने का प्रयास नहीं किया तो समझ लिए कि आप यहाँ से खत्म होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और नेटवर्किंग में आपको सीखे बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे वीणा है, वीणा किसी के हाथ में दे दिया जाए तो सीख थोड़ा ना लेगा वो, उसके लिए उसको गुरु की जरूरत होती है। उसी प्रकार से नेटवर्किंग में एक गुरु की जरूरत होती है, और आपको अपना गुरु बनाना ही पड़ेगा। बिना गुरु बनाए आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज और है मेरे पास जो मैंने अपने जीवन में देखा है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि जब भी किसी के यहाँ भोज होता है और पंडित वगैरह को बुलाते हैं कि हाँ पंडित जी आप आइए और हमारे घर में भोजन करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक शहर में एक धनी व्यक्ति था, और वो जो उनके पुजारी थे उनको फोन करके बोलते हैं कि पंडित जी हमारे घर में आज भोज है, तो आप आइए और आप ही से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक शुभ माना जाता है। तो उस दिन पंडित जी का जो है व्रत होता है, उस दिन वो नहीं जाते हैं, वो अपने 2 चेलों को भेज देते हैं। कहते हैं कि आज मेरे चेले आएंगे और आप इन्हीं को जो है भोज कराइए। इन्होंने किया मतलब मैंने किया। तो वो व्यक्ति जो अमीर धनी था वो कहता है ठीक है, और वो दोनों उनके चेले जो है वहां चले जाते हैं और खाना खा पी करके जो है वापसी लौटते हैं दक्षिणा वगैरह लेकर के। तो जब वापसी लौटते हैं तो एक उसमें से रो रहा होता है और एक उसमें से बहुत खुश हो रहा होता है। और जब गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी देखते हैं कि भैया एक तो रो रहा है और एक हंस रहा है, इसका मतलब क्या है। जो हंस रहा होता है पहले उससे पूछते हैं कि यार आप गए हो, क्या खाना वाना नहीं मिला। उसने कहा नहीं गुरुजी खाना भी मिला, सब कुछ मिला, दक्षिणा भी मिली। कह रहे तो सब कुछ हुआ, तो ये रो क्यों रहे हैं और आप हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा गुरुजी जब मैं गया था ना तो मैंने ये सोचा था कि बड़ा कंजूस है तो अमीर लेकिन है बड़ा कंजूस, और मुझे लगता है कि ये 2-4 रुपए ही दे दे वो भी बहुत है, पता नहीं देगा भी नहीं देगा या खिला पिला के भेज देगा। मैं तो 2 रुपए की सोच रहा था, लेकिन मुझे इसने 10 रुपए दे दिया, तो मैं तो इसलिए खुश हूँ। फिर दूसरे से पूछा आप क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि मैंने ये सोचा था कि ये बहुत अमीर आदमी है, तो ये अपने अपने लेवल के अनुसार तो ये पैसा देगा ही देगा। मैंने सोचा 100-200 रुपए देगा, लेकिन इसने दिए 10 रुपए, मैं तो इसलिए परेशान हूँ। यही चीज हमारे यहाँ पे सिस्टम में भी आती है दोस्तों। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम पहले से ही इच्छा पैदा कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, और अगर हम किसी भी चीज को पहले से ही हम पैदा करके रखेंगे, आप न्यूट्रल रहें, ना उसके आने के बारे में सोचें ना उसके जाने के बारे में सोचें कि वो आएगा नहीं आएगा। आप अपने सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम कहता है आप प्लान दीजिए प्रोसेस के अनुसार। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपका कोई एक बहुत घनिष्ठ मित्र है या बहुत घनिष्ठ रिलेटिव है और आप ये सोच रहे हैं ये तो पक्का आ जाएगा, ये मेरा लंगोटिया यार है, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता जो है, और आपने अपने अपलाइन को बुला लिया जोश खरोश के साथ जो चल रहे हैं, अरे सर टेंशन मत लीजिए आराम से ज्वाइनिंग है, ये मैं जो कहता हूँ ये वही कर लेगा जो है। और अपलाइन के साथ गए और वहां पे प्लान वगैरह दिया, और वहां पे प्लान देने के बाद मालूम चला उसने जो टाल दिया, मना कर दिया। और अब यहाँ पे क्या जो आपकी इच्छा थी वो तो खत्म होगी ना। लेकिन सिस्टम ये कहता है कि आपको इच्छा इस प्रकार से पैदा नहीं करनी है कि हर किसी पे आप ये सोच लें कि हाँ वो आ जाएगा। आज नेटवर्किंग सिस्टम ऐसा है हर व्यक्ति जानता है अपना ही नहीं आता, अपना दोस्त या अपना रिलेटिव इसमें जल्दी आते नहीं। अगर जल्दी आते भी हो तो लंबे चलते भी नहीं है। बहुत रेयर केस है कि हाँ कोई एक आध चल जाए, नहीं तो इसमें अपरिचित व्यक्ति हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। तो हमें इन चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा कि कभी भी हम प्लान देने के लिए जाएं आप न्यूट्रल रहें, एकदम बिल्कुल कॉमन, ना आने का ना जाने का सोचें। सिस्टम से आप प्लान दीजिए उस व्यक्ति को परख करके, और उसके बाद आए नहीं आए वो सेकेंडरी मैटर है। आपका फॉलो अप प्रॉपर होना चाहिए, आपका प्लान प्रॉपर होना चाहिए, और कंटिन्यू फॉलो अप करते रहिए। तो आप इस बिजनेस में कभी नेगेटिव माइंड के शिकार नहीं बनेंगे आप। क्योंकि अगर आप ये सोच करके चलेंगे वो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आपने एक प्लान दिया, 2 दिए, 4 दिए, 10 दिए, नहीं आया, 100% है आप नेगेटिव हो जाएंगे। सिस्टम ये कहता है आपको सोचना ही नहीं है, आप करते जाइए, आप 100% है। एक दिन आपके साथ टीम बननी शुरू हो जाएगी और आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे।
जिस प्रकार से, जैसे हम सब जानते हैं, जब भी कोई इच्छा रखता है तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। कर्म के साथ कर्म करेगा तो जरूर उसकी सफलता मिलेगी, लेकिन इच्छा रखेंगे तो जरूर उसका पतन होना स्वाभाविक है। जैसे हमारे देश में पहले राजा राजा महाराजा रहा करते थे, और उसमें से जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो बहुत सारे राजा जो मैं के चक्कर में आ गए, मेरी बढ़ाई की जाए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ इस राज्य का। तो जब वो राजा मैं के चक्कर में आए तो अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। अंग्रेजों ने लाभ उठाया कि ये तो घमंडी राजा है, एक काम करते हैं इसको चढ़ाते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं, और उसके बाद इसको कब्जा करेंगे। और धीरे धीरे करके उन अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, और उनके मैंपन के चक्कर में एक एक करके जितने भी राज्य थे उन सब पे अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया, और भारत जो है गुलाम बन गया। ये सिस्टम भी ऐसी है दोस्तों, यहाँ मैंपन आपको खत्म कर देगा एकदम। आप कभी भी नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं यहाँ पे, या अपलाइन हूं या डाउनलाइन हूं। आपको इस सिस्टम में केवल सिस्टम से ही काम करना है, ना अपलाइन बनना ना डाउनलाइन बनना है, क्योंकि सिस्टम ये कहता है। मैंने अभी कुछ नेटवर्कों की वीडियो सुनी है, वहां पे भी जो काफी अच्छे लीडर हैं, जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो भी अपने किसी दोस्त को लेकर के आते हैं या रिलेटिव को लेकर के आते हैं, तो वो रिश्तेदारी अलग है। अपलाइन डाउनलाइन एक तरफ उन्होंने कर दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय रहता है वो सिस्टम रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ाने वाला सिस्टम क्या कहता है, हमें क्या सीखना है, कैसे बात करनी है, मैंपन में नहीं आना है। लेकिन हम जो है मैंपन में आते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ये बिजनेस भी मैं में खत्म हो जाता है। मैंने किया, मेरी टीम है, मैं इससे लाया हूँ, तुम्हें मेरा ही कहना मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, तुम उस अपलाइन को क्यों सुन रही हो, मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। इससे ये मैंपन जो है आपको खत्म कर देगा। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो है दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी और बिजनेस खत्म होने लगेगा। आप अपने अंदर मैंपन नहीं लाओ, खत्म कर दो इसको। जो चाहे कितनी बार भी टीम बना लो, अगर आप मैपन लेकर के आए, चाहे कितनी बार भी आप टीम बना लो, टीम एक बार बन तो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो टीम भी खत्म हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है। अब हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, वो आप लोग अपने विचार को देख करके चलें कि आपने इस सिस्टम में क्या सीखा है, या सीखे वैसे सीखना है, या अपना एक्सपीरियंस जब करके सीख लेंगे तब सीखेंगे। क्योंकि एक चीज मैंने कई बार बोली है कि अनुभव के ऊपर, जिसके पास अनुभव है, आप उस अनुभव से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अगर आप अपने अनुभव पे अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपका अनुभव आपके लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि अनुभव लेते लेते आपकी जिंदगी बीत जाएगी, और जब जिंदगी बीत जाएगी तो आपके पास समय नहीं होगा आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करके आप कामयाब हो जाएं। तो जिनके पास सिस्टम में अनुभव है, उनके द्वारा आप अनुभव का लाभ उठाएं, उस अनुभव के अनुसार आप काम करें, आप 100% सफल हो जाएंगे। और जब उनके अनुसार आप काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अनुभव बनता चला जाएगा, और आपकी टीम आपके अनुभव के अनुसार आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। इन चीजों का छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत लंबी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। सिस्टम में मैंपन मत लेकर के आना, टीम वर्क लेकर के आना। और टीम वर्क लेकर के आएंगे तो आप अपलाइन अगर हैं तो डाउनलाइन का हमेशा आप सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डाउनलाइन से चल रहा है। आप बेशक से अपलाइन है, अगर डाउनलाइन आपकी सारी हट गई तो आप खत्म है। और डाउनलाइन को ये सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम मेरे अपलाइन से चल रहा है, क्योंकि अपलाइन मुझे हर कदम पे राह दिखाता है, हर कदम पे मेरी उंगली पकड़ करके मुझे आगे लेके जाता है। तो डाउनलाइन को भी मैपन नहीं आना चाहिए और अपलाइन को भी मैपन नहीं आना चाहिए। ये हमारा जेएमडी एक परिवार है, एक फैमिली है हमारी, और इस फैमिली को हमें एक साथ लेकर के आगे चलना है। फिर कुछ चीजें और मैंने जैसे देखी, जो जानी है, एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। जैसे घर में पूजा शुरू होती है, जब पूजा शुरू होती है तो हम रिश्तेदारों को हम क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भाई जी, बहन जी, इतने बजे पूजा शुरू होगी, 11 बजे पूजा शुरू होगी, आप जरूर आइए, पंडित जी आएंगे और पूजा सुनाएंगे और कथा वगैरह सुनाएंगे, आप उसे बैठ करके सुनिए और घर को जो है पवित्र होगा, अच्छा वाइब्रेशन फैलेगा। फिर वहां जिसको निमंत्रण दिया जाता था वो कहता है ठीक है, अच्छा कुछ खाना पीना भी है
कितने बजे का? कह रहा 11 बजे पूजा शुरू होगी, 2 घंटे की पूजा होगी और 1 बजे फिर जो है हम भोजन वगैरह करेंगे, प्रसाद वगैरह का वितरण होगा। अब जिसको बुलाया गया उसके माइंड में क्या चलता है, आज हम समाज में हर कोई जानता है। वो कहता अरे यार कौन जाके बैठेगा वहां धूल धक्कड़ में, धुएं में बैठेगा। एक काम करते हैं, फॉर्मेलिटी करनी है ना, 1 बजे चलेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, शकल दिखा देंगे, फॉर्मेलिटी हो जाएगी जो है। और रिश्तेदार भैया आए, फिर कोई 12:30 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई भोजन के टाइम पे 1 बजे आ रहा है, और शकल दिखाई और उसके बाद जो है खाना खाना शुरू कर दिया। अब खाना खाने के बाद भी उसमें क्या करते हैं, नुक्स निकालते हैं। अरे यार उनके यहाँ का ना प्रसाद बहुत बढ़िया था, यहाँ ठीक है चल रहा है, ऐसा सोचना तो शुरू करते हैं। सोचना क्या चाहिए, पूजा समय पर पहुंचकर उससे मन से आपको बैठना है, वहां पे भगवान को याद करना है, श्रद्धा से प्रेम से अच्छे संकल्प करने हैं, वो वाइब्रेशन फैलाने हैं। लेकिन नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनके घर में तो पूजा है नहीं, उनके पड़ोस में पूजा है, उनके रिलेटिव के यहाँ पूजा है, तो वो जिसके यहाँ है वो अपने घर को शुद्ध करेगा, हम क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज जानकारी देना चाहूंगा कि वाइब्रेशन इतनी बड़ी चीज है, किसी के घर में भी पूजा हो, अगर आप बैठ करके वाइब्रेशन को फैला रहे हैं, कि अच्छे वाइब्रेशन को फैला रहे हैं, तो आपके जीवन में वो असर डालता है। उनका घर शुद्ध होगा नहीं होगा ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। और जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपका तन अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा, और आपके जीवन में जो आपके संकल्प हैं, आपके जो सपने हैं, वो सारे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग होता है। फॉर्मेलिटीज लोग करते हैं, फॉर्मेलिटीज, मीटिंग ज्वाइनिंग कर ली, चलो ठीक है भैया बहुत अच्छा काम है जो है, मीटिंग में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, फॉर्मेलिटी कर ली। अपलाइन मीटिंग करा रहा है ना, कोई बात नहीं, अपलाइन कराता रहेगा, और अपलाइन करा रहा है वही अपलाइन मोटिवेट करेगा, वही पंडित जी श्लोक सुनाने पड़ेंगे जो है। आप पंडित जी पंडित जी हैं, हर बार वही श्लोक सुनाते रहते हैं, वही कहानी चलती रहती है, हमें क्या जरूरत है, हम तो जाके खाना खा लेंगे। नेटवर्किंग में यही, अरे सर वही है, वही कहानी सुनाएंगे, वही दोहराएंगे कि यही प्लान है, यही डेमो है, वही मोटिवेट है, मैं तो पहले से मोटिवेट हूँ। अरे भैया अगर आप मोटिवेट होते तो आप सर की जगह पे खड़े होते हैं, आपको अगर आ रहा होता तो आप सर की जगह पे खड़े होकर के मीटिंग कर रहे होते हैं। आपको नहीं आ रहा है, हनुमान चालीसा आई है, आपको, आप लगातार सुनोगे तो आप एक दिन सीख जाओगे, समझ जाओगे। लेकिन मीटिंग 12 बजे शुरू होनी है, आप 12:30 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, बीमार हैं, सर ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। भैया ये तो पूरी जिंदगी चलेगा, इस बिजनेस को करना है तो परेशानियों से होकर के ही तो गुजरना है। अगर आप सब जानते हैं, जब हार्ट बीटिंग चलती है तो ऊपर नीचे चलती रहती है, अगर सीधी लाइन हो गई तो भैया हो गया काम, कहाँ पहुंचे, ऊपर, और ऊपर जो गया तो गया। फिर हमें उसी उधेड़ बुन में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अगर आपको पंडित बनना है, अगर आपको मीटिंग मीटिंग आपको हैंडल करनी है, तो आपको बैठना पड़ेगा, वही अपलाइन मीटिंग करेगा, वही पंडित श्लोक पढ़ेगा, ये चीजें नहीं बोलनी है। आप पंडित इसलिए नहीं बने क्योंकि आप कभी बैठे नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। आप भी कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि मीटिंग में दिल से नहीं आए, दिमाग से आए हो। अब मीटिंग में आ भी गए तो लोग, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई इधर उधर फोन करने के लिए निकल गया, ये प्रोसेस है क्या? सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाओगे, कितनी बार सीट छोड़ करके बाहर जाते हो? कोई जाता है? टॉयलेट भी अगर लगती है तो इंटरवल में ही जाएगा, ये सोचना पड़ेगा हमें। वहां हम पैसा दे करके 3 घंटे की फिल्म के लिए 1 मिनट छोड़ने को हम तैयार नहीं होते हैं। यहाँ 30 लाख रुपए आ सकते हैं, 30 करोड़ रुपए आ सकते हैं, यहाँ लोग मीटिंग छोड़ छोड़ करके निकल जाते हैं। अरे भैया मीटिंग रूम में आओ तो स्विच ऑफ कर दो, रिलेटिव को बोल करके आओ ये 2 घंटे का टाइम मेरा कीमती है, मैं इसमें किसी का फोन नहीं उठाता, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि सीखना पड़ेगा। आगे आपको भी तो हवन करने जाना है, नहीं जाना है? अगर आप सीखेंगे नहीं तो हवन करने कहाँ से जाएंगे? प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना, और दिल से सीखना है, दिल से प्रयास करना है, दिमाग से नहीं करना है। मीटिंग में आए इतना बड़ा, अब अपलाइन के ऊपर भी एहसान करते हैं, सर देखो मैं तो मीटिंग में रोज आता हूँ। अरे भैया रोज तो आते हो, सीखते कितना हो? बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग आते नहीं है, वहां पे भी
एहसान दिखाते हैं, रोज वही कहानी है। कई लोग आते हैं तो इधर उधर लग जाते हैं, और कई लोग आते हैं तो वो भी एहसान दिखाते हैं। सर मैं हर बार मीटिंग में आता हूँ। मीटिंग में आते हो कि लेकिन क्या प्लान आता है? लेकिन क्या डेमो आता है? स्टेज पे खड़ा कर दिया है, सांस फूल जाती है, आवाज नहीं आती है किसी की जो है। सर अगली बार पक्का सीख करके आऊंगा। अगली बार खड़ा कर दो, सांस फिर आ रही है उनकी जो है। सर सांस फूल रही है थोड़ी सी ना, ज्यादा चल करके आ गए है ना, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है। भैया बैठे हुए तो 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे के बाद आपको उठाया प्लान देने के लिए, अब क्यों सांस फूल रही है आपकी? सांस इसलिए फूल रही है, कभी आपने इसमें दिल नहीं लगाया। आपने हर बार दिमाग लगाया, बचने का दिमाग लगाया कि मेरा नंबर ना आए, मेरा नंबर ना आए, मेरा नंबर ना आए। आप बचेंगे तो कामयाबी से आप बच जाएंगे जो है, लेकिन अगर आप फंसेंगे तो कामयाबी आपके पास आ जाएगी। इसलिए कभी भी अपलाइन के ऊपर ध्यान नहीं देना जो है कि अपलाइन मुझे प्रेशर दे रहा है, अपलाइन मुझे बोलने के लिए कह रहा है, मैं नहीं बोलूंगा सर, इस बार नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, अगली बार नहीं। दोस्तों इस बार नहीं अपलाइन बोले, उससे बोलो, उससे पहले बोलो कि सर इस बार मैं प्लान दूंगा, अगले संडे को मुझे आके प्लान और डेमो देना है, कोई दे ना दे मैं आपको दे करके सिखाऊंगा। ये बिजनेस किसका? अपलाइन का। अपलाइन का नहीं है, बिजनेस आपका है। आप जहां से शुरू होते हैं वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, अपलाइन से आपका बिजनेस शुरू नहीं होता है। आपके नीचे दोनों लाइनें बनेंगी तब आपका बिजनेस आप बढ़ेगा, तब आपका पैसा बढ़ेगा। अपलाइन के ऊपर तो दोनों लाइनें चल रही हैं, इसलिए अपलाइन के ऊपर कभी ये मत सोचना कि अपलाइन जो है मुझे कमा करके देगा। आप कमाएंगे तब आप कमाएंगे जो है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आने वाला इस सिस्टम में। अपलाइन आपको उठाने का प्रयास करता है, उठो उठो उठो, सीखो सीखो सीखो, मीटिंग में बोलो, मीटिंग में बोलो, मीटिंग में बोलो, जूम मीटिंग में बोलो। लेकिन लोग पीछे हटते हैं, नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा सर, इस बार, अगली बार मैं बोलूंगा। उससे क्या मिलेगा? आप नहीं बोलेंगे उससे क्या मिलेगा? अपलाइन किसी और को देख लेगा, वो किसी और को देख लेगा, वो फिर किसी और को देख लेगा। आपका निखार कहां से आ रहा है? आप ये सोचिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर बदलाव कहां से आएगा? आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो कहां से निकलेगी? आज 4 लोगों के बीच में आपको बोलने में आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो कहां से खत्म होगा? कल आप रॉयल्टी बन जाएंगे और आपकी जुबान से एक आवाज नहीं निकलेगा, लोग क्या कहेंगे आपको? ये रॉयल्टी अचीवर है, ये जेएमडी का रॉयल्टी अचीवर है, ये क्या बनेगा? ये इसके मुख से आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं पैसा लगा के कमाया, ऐसा तो नहीं कि जेएमडी कंपनी ने इनको दिखाने के लिए खड़ा कर दिया। कमाते कुछ नहीं है, दिखाने के लिए खड़ा कर देते हैं। कंपनी का नाम थोड़ा ना बदनाम करना है, अपना नाम करना है दोस्तों। आपका नाम होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का नाम हो जाएगा। अपने लिए काम करो, किसी और के लिए काम मत करो। आप अपने लिए काम करोगे तो आप अपने के साथ साथ जो सैकड़ों लोगों का भला करते जाओ, कंपनी का भला अपना आप हो जाएगा। जूम मीटिंग में आपको बोलना पड़ेगा, जहां आपकी जो वीकली मीटिंग हुई वहां पे आपको खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा। मुझे क्या करना अप्लाई नहीं बोल लेगा, कभी नहीं कहना है सर मैं बोलूंगा, आप मत बोलिए, मैं तो पहले से ही मोटिवेट हूँ, मुझे क्या करना है, ये भी नहीं कहना दोस्तों कि मैं तो पहले से मोटिवेट हूँ। मोटिवेट होते तो आज बहुत कुछ होते। अपलाइन आपका दिमाग अपडेट कर रहा है, ये याद रखना। जो अगर अपलाइन आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, अपलाइन आपका दिमाग अपडेट कर रहा है। जैसे कंप्यूटर में हम कोई सिस्टम डालते हैं तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आता है, मैं अपडेट कर रहा हूँ, काउंटिंग चलती रहती है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%। जब तक 100% नहीं होता हम उस कंप्यूटर को बंद नहीं करते हैं, चालू रहता है। 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, अपलाइन भी आपको अपडेट कर रहा है। अपने दिमाग को बंद मत करना जो है। अगर वरना अगर आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया तो जैसे कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं, उसका अपडेट वहीं रुक जाता है, हमें फिर दोबारा करना पड़ता है। आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया, आपने इस सिस्टम को छोड़ दिया, आप नाराज होकर के इस सिस्टम से चले गए, आप जीरो हो जाएंगे, आपको फिर शुरू होना पड़ेगा। आप 10, 20, 50% से शुरू नहीं होंगे, आप जीरो से शुरू होंगे। तो आपको अपने सिस्टम को बंद नहीं करना, अपने माइंड को हमेशा खोल करके रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं और आप लोगों के सामने मैंने ये रखे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी तो कुछ समझ में आया है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये बातें रखी हैं। और आप लोग भी अगर इन पॉइंटों के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करेंगे, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। और अपने को देख करके काम करना, किसी दूसरे को देख करके काम नहीं करना, वो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आया नहीं आया, वो छोड़ के जा रहा है नहीं जा रहा। ये दुनिया तो एक
ये जिंदगी एक रेलगाड़ी है, लोग बैठेंगे और उतरेंगे, बैठेंगे उतरेंगे, मंजिल पे कौन पहुंचेगा? जो कंटिन्यू बैठा रहेगा। तो अपनी बातों को मैं भी यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, और आगे हमारे कुछ साथी हैं जिनको भी समय देना है, तो उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ धन सिंह जी को। तो मैं चाहूंगा 5 मिनट में वो अपनी बातें रखें, और सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर धन सिंह जी का जो है माइक अनम्यूट कर दिया जाए। शुक्रिया सर। नमस्कार सभी को। सर नमस्कार धन सिंह आवाज। जी। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धन सिंह है और मैं अभी करंट टाइम में अपोलो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। लगभग 25 सालों से जॉब कर रहा हूँ और इस जॉब को करते हुए जेएमबीडी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुकेश सर का कि आज जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया, और उसके बाद धन्यवाद करूंगा दद्दा जी का कि जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हम लोगों को सीखने के लिए, इतना बढ़िया मौका दिया जिससे कि हम अपनी जिंदगी को बढ़िया बना सकते हैं। जिंदगी में अपने जो सारे सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं यदि हम इस सिस्टम की तरह काम करना शुरू करेंगे, तो हम इसमें एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। और धन्यवाद करूंगा ओम सर का जो हमेशा हमेशा मतलब जो भी बताते हैं दूसरों के लिए, मतलब करने के लिए लगातार करते रहिए। हर बार यही बताते रहते हैं कि यदि आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। और रमेश सर, पंकज सर, सीके सर, अमित सर, आजाद सर, रुद्र मिश्रा सर, इन सब लोगों का मोटिवेशन हमेशा सीखने को मिलता है। हमेशा मीटिंग में जो है बताते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करना है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या कुछ नहीं बोलना है, कैसे हम अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन इस सिस्टम के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा हमें मिलते रहता है। और जेएमडी में मैं आया था जब मैंने इसको शुरू किया था, तो इससे पहले मैंने एक नेटवर्किंग शुरू करी थी पहले 2004-05 में, और उस नेटवर्किंग से पता चल गया था कि यदि हम सिस्टम से काम करेंगे किसी भी सिस्टम में, नेटवर्किंग में, तो हम एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। लेकिन किसी कारणों की वजह से वो सिस्टम नहीं चला, वो नेटवर्किंग मार्केटिंग जो थी वो नहीं चली, बंद हो गई। और फिर अपना काम चलता रहा, ड्यूटी चलती रही। इसी बीच जेएमबीडी मिली। जेएमबीडी में आने के बाद जो सबसे पहले मेरे को फायदा हुआ अपने बीमारी का, हाथों में एक्जिमा था 15-16 सालों से लगातार, मतलब ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारी दवाइयां कर दी, हर हॉस्पिटल दिखा लिया, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद जब जेएमबीडी से मैंने हेयर ऑयल और तुलसी इन पर हाथों पर लगाया, तो मेरे हाथ आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और धीरे धीरे करके सारी बीमारियां घर की खत्म हो रही हैं। और इसी बीच पाइल्स हो चुकी थी, तो हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन से ही सही होगा, ऐसे नहीं होगा, और एडमिट हो जाओ और आपको कल एडमिट कर देंगे, परसों छुट्टी कर देंगे। और मैंने कहा ठीक है सर। और वहां से मैं घर आया, स्टोर पर गया, तो वहां से पाइल्स ऑयल ली और लेना शुरू किया, और जल्दी ही उससे मेरे को राहत मिली। और एक डिब्बी पाइल्स ऑयल की खत्म होते होते मेरी पाइल्स भी ठीक हो चुकी थी। और आज लगभग बहुत सारे लोगों को मैं पाइल्स की दवाइयां देता हूँ, अपने स्टाफ में, अपने जानने वालों को, जो भी है मुझे बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसकी दवाई दे दो, तो
बहुत सारे लोगों को इस पाइल्स की दवाइयां दे रहा हूँ और ठीक हो रहे हैं दवाइयों से। और इस सारे जेएमबीटी के प्रोडक्ट जो है इनको यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं हमारे प्रोडक्ट। किसी को भी कोई भी बीमारी है और उसमें हम अपने फूड सप्लीमेंट से उनका इलाज कर सकते हैं, आंख बंद करके दे सकते हैं। किसी को भी कोई मतलब समस्या इससे होती है तो मेरे को बोलते हैं कि लोग, यार ये दवाइयाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और ये दवाइयाँ दे दो मुझे। तो मैं सारे अपने उनको अपने जेएमबीटी के प्रोडक्ट दे के सही कर रहा हूँ और लगातार इसमें अभी सीख रहा हूँ। और सीखते हुए बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट है इनको तो मैं यूज करा ही रहा हूँ, लोगों को भी कर रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्टों की तो कोई वही नहीं है कि कोई कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं किसी को भी, कोई भी बीमारी है तो इसमें। और आज सीखते हुए अपने इस उसमें लगातार सीख रहा हूँ और हर मीटिंग में जाते हैं, काम सीखते हैं। मुकेश सर हमेशा संडे को मीटिंग करते हैं तो हमेशा सीखते रहते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ बोल कि वो नहीं है। तो अभी मैं मुकेश सर से बोलूँगा कि मैं अपनी बातों को यहीं पर अपने बातों को विराम देता चाहता हूँ और आगे मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया धन सिंह जी, और कम समय में आपने अपनी बातें रखी। तो धन सिंह जी हमारे यहाँ जो पाइल्स के ऊपर काम करते हैं और अपोलो में जितने भी पेशेंट आते हैं, जो लोग वहां से ठीक नहीं होते हैं वो धन सिंह जी उनको यहाँ से ठीक कर देते हैं और काफी जगह इनका प्रोडक्ट भी यहाँ से निकालते रहते हैं। तो एक अच्छा मैसेज है कि अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करें, तो चाहे आप पाइल्स के ऊपर काम करें या फिर आप आर्थराइटिस के ऊपर काम करें या हार्ट के ऊपर काम करें, लीवर के ऊपर काम, पूरी दुनिया में पेशेंट ही पेशेंट है। और जब आप इसके ऊपर निकलना शुरू करेंगे आप देखेंगे ये तो भरमार है। और रिजल्ट जब आपके पास आना शुरू हो जाएगा तो उन लोगों की आप लिस्ट बना लें, इन लोगों को मैंने ठीक किया है, और जिसको भी आप देंगे उन लोगों की उनसे बात करवा दीजिए। उनको बिलीव हो जाएगा जब देखेंगे 1 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी की लिस्ट आपके पास है जिनको आपने ठीक कर दिया, तो आगे वाला आदमी ऑटोमेटिक ही आपके प्रोडक्ट आसानी से ले लेगा। यही चीज धन सिंह जी भी करते हैं। जब किसी को देना होता है तो पुराने से बात करवा देते हैं और नया वाला आदमी उस पर विश्वास कर लेता है और उन प्रोडक्टों को ले लेता है फिर। और इसी क्रम में मैं, हमारे दिल्ली से हैं संदीप जी, तो मैं सर से चाहूंगा कि संदीप जी का जो है माइक अनम्यूट किया जाए। संदीप जी लगता है आज मीटिंग में भी है नहीं, तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा सर नरेंद्र जी को। हाँ, नरेंद्र रावत दिल्ली। नरेंद्र रावत दिल्ली, शुक्रिया सर। नरेंद्र जी बोलिए। हेलो। 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 हाँ आवाज आ रही है नरेंद्र जी, हेलो। बोलिए। आवाज आ सर रही है, आवाज सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। JJMBD सभी साथियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री मुकेश सर जी का, जो मुझे जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली में 10-15 साल से मोलाबन में रहता हूं। मैं किवाड़जी हॉस्पिटल में फरीदाबाद जॉब करता हूं। मैं 3-4 महीने से JMBD के सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं
और जो मुझे को खाने में और अच्छे लग रहे हैं। मैं उन सभी लीडर्स का धन्यवाद करता हूं जो जूम मीटिंग में अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं या अच्छी अच्छी मोटिवेशन हमको देते हैं। और मुझे आजा सर जी की मीटिंग बहुत अच्छी लगती है जो पंजाब से हैं, और जूम मीटिंग में बहुत अच्छी मतलब मोटिवेशन देते हैं हमको और समझाते हैं कि इसको कैसे बंदे को आप समझा सकते हो, कैसे आपको उसको हैंडल कर सकते हो, इस चीज की जानकारी देते हैं। मैं ओम सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अपनी बातों को जूम मीटिंग में कराते हैं जब भी, तो बहुत मोटिवेशन वाली चीज ऐसे देते हैं कि जैसे कि मानो मैंने कभी सुनी नहीं है ऐसी मीटिंग। वो सारी मीटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद सर। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। शुक्रिया नरेंद्र जी। और अभी नरेंद्र जी ने आज पहली बार अपनी बातें रखी है, और शुरुआती दौर में होती है आदमी के पास ऐसा कुछ रहता नहीं है कि वो क्या रखे, और लेकिन जब वो सिस्टम में आता है और धीरे धीरे अपनी बातों को रखता है तो उसके अंदर धीरे धीरे निखार आनी शुरू हो जाती है। जैसे आज हम सब देखते हैं कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो शुरू में बहुत कम बोलते थे, लेकिन आज की तारीख में आधा घंटा 1 घंटा बहुत ही आसानी से अपनी बातों को रखते हैं। तो वो वक्त भी आएगा जब नरेंद्र जी भी अपनी बातों को बखूबी रखेंगे और अपने सिस्टम की जो पूरी क्लास है वो आसानी से कवर कर लेंगे। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा, हाँ, अपनी एक बहन है निर्मला बिष्ट जी। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा निर्मला बिष्ट जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी सर जी, आवाज आ आवाज रही आ है? रही आ रही है निर्मला जी। है? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं मुकेश सर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जो आज मुझे पहली बार इतने कम समय में बोलने का टाइम दिया। मेरा नाम निर्मला बिष्ट है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं दिल्ली बदरपुर रहती थी, लेकिन 18 दिसंबर को मैं नोएडा शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी दोनों बेटियां जॉब करती हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर पाई जो मेरा सपना था, मतलब कि मैं कुछ करूं पढ़ लिख के। मैं गांव में रहती थी पहले, वहां मैंने पढ़ाया था बच्चों को, मतलब 2008 से 2017 तक। 2017 में मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। यहाँ भी मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, तो मतलब वहां भी मैं सेलेक्ट हो गई। वहां भी मैंने 3 साल स्कूल पढ़ाया। जब से कोरोना आया तब से मैं घर पे हूँ, मतलब कुछ नहीं कर पाई। फिर भी उन लोगों का स्कूल से फोन आया था कि मैडम स्कूल में पढ़ाने आ जाओ, मैं नहीं जा पाई। वहां पे सैलरी मुश्किल से मतलब 2800 रुपये मिलती थी, जबकि यहाँ मेरा किराया का कमरा है, मैं 3500 रुपये किराया देती थी। चलो टाइम पास था, एक हिसाब से ये लगा लो जो भी है, मतलब घर में नहीं रहना पड़ता था। फिर मैं कभी कभी मतलब मुकेश सर जी की दुकान पे आती थी, वो पतंजलि स्टोर में छोटा मोटा सामान लेने के लिए। तो 8 अगस्त 2022 की बात है। सर जी ने कहा कि संडे को हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है, मीटिंग में आना, अगर मीटिंग अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। उस दिन मैं पंच तुलसी लेकर गई थी क्योंकि मुझे मतलब हर 10-15 दिन में सिर दर्द हो जाता था, यहाँ तक कि मतलब मैं ना खाना बना पाती थी ना खा पाती थी। अब बिन मेडिसिन के मतलब मेरा वो सर दर्द ठीक नहीं होता था। तो जब से मैंने ये तुलसी यूज किए, पंच तुलसी, तब से मतलब मेरा सर दर्द काफी ठीक है। 6 नवंबर की बात है, रविवार का दिन था, मैं सर्दी की दुकान पे आई थी, वहां पे मुझे नहीं मिले। मैंने उनकी मैसेज मिली, मैंने उनकी मैसेज को बोला कि मीटिंग कहाँ चल रही है, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं मीटिंग रूम तक नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद में फिर 13 नवंबर को आई। 13 नवंबर को जब मैं वहां पर आई तो मुझे मतलब सभी साथी लोग बाहर मिल गए थे, क्योंकि मुकेश सर जी को तो मैं जानती थी, 1-2 को और भी जानती थी, वो मुझे बाहर ही मिल गए। तो उस दिन मैंने पहली मीटिंग ज्वाइन की, मुझे अच्छी लगी, मतलब काफी जानकारी मिली, अच्छी लगी। उसके बाद मैंने 16 नवंबर को ज्वाइनिंग की, सभी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। खासकर 2 महीने से मुझे सिर में दर्द नहीं हुआ, न मैंने कोई मेडिसिन ली।
पंच तुलसी से मेरा सिर दर्द ठीक हुआ है। एक प्रॉब्लम मेरी और है कि मतलब ये ठंडियों में, खासकर ठंडियों में मेरी दोनों थाइस में झंझनाहट सी होती है ठंडियों में ही, जिसको सुन्नपन कह सकती हूँ, सुना सा रहता है। उसके लिए मैं सल्लक यूज कर रही हूँ। जहां तक मेरा विश्वास है, मैं सबसे यही कहूंगी कि JMBD के प्रोडक्ट यूज करें जो कि शुद्ध हैं, ऑर्गेनिक है। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। सभी साथियों को जय JMBD। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी, और पहली बार बोला आपने और बहुत अच्छा बोला। और इसी क्रम में आपका लगातार समय बना रहेगा, आप बोलते रहेंगे तो एक दिन आप भी जो है, और जो हमारी बहनें बोलती हैं इस सिस्टम में, तो उन सब की तरह आप भी जो है कंप्लीट क्लास लेनी जो है शुरू कर देंगे। लेकिन आज पहली बार जो बोला, बहुत अच्छा बोला आपने जो है, तो आपका भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। आपने बहुत कम समय में अपनी बातें रखी। और जैसे भी बहन ने बताया कि स्कूल में पढ़ाती हैं, ये इन्होंने गांव में ही पढ़ाया 2008 से 2017 तक, और दिल्ली में इन्होंने लगभग 2-3 साल पढ़ाया, और 2800 रुपए की सैलरी। आप ये अंदाजा लगाइए। कहने के लिए तो हम टीचर कहते हैं, एक गुरु, एक टीचर, जो एक बहुत ऊंचा पद है ये, और उस गुरु और टीचर का जो हिसाब किताब है 2800 रुपये। आप सोचिए जो है 2800 रुपये में आदमी क्या चलाएगा। वो ठीक है, इनके हस्बैंड कमाते हैं इसलिए ये केवल पार्ट टाइम कर रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के हस्बैंड कमाते होंगे और उनका जीवन जो अच्छा चलता होगा। तो ऐसे हम स्कूल में बहुत सारी बहनों को देखते हैं कि जो दिन रात 6-6 घंटे लगते हैं, 6-6 घंटे में 365 दिन वो काम करते हैं। जो छुट्टियां होती हैं अगर उसको हम हटा दें 2 महीने 2.5 महीने की, तो लेकिन 2800 रुपये महीने में समझ में नहीं आता है कि यहाँ गवर्नमेंट भी क्या फोकस कर रही है। गवर्नमेंट भी अगर कोई स्केल देती है 15,000, 17,000, 18,000 की इनकम वो डिसाइड करती है, लेकिन पूरी दुनिया में जो मनमानी चल रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लोग किस किस प्रकार की गरीबी से अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को हम देख करके हम लोगों को इस सिस्टम में लाने का जरूर प्रयास कर सकते हैं। और अगर किसी के प्रारब्ध में होगा, किसी की किस्मत में होगा उसके जीवन को बदलना, तो वो इस सिस्टम को जरूर समझेगा। लेकिन उससे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एक एक व्यक्ति को, आज जैसे निर्मला जी हैं, और निर्मला जी अगर चाहें तो उनके साथ के जितने भी टीचर हैं उन सब लोगों को एक एक करके कांटेक्ट करें, उनको इस सिस्टम में बैठाएं, इस सिस्टम की जानकारी दें, और धीरे धीरे करके जब हर किसी की समझ में आएगा तो 28,000 नहीं कमाने के लिए वो अपने 8 घंटे 6 घंटे वेस्ट करेगा, 28 लाख कमाने के लिए वो काम करेगा, 28 करोड़ कमाने के लिए काम करेगा। फिर क्या किसी को अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ेगा? क्या किसी को इन छोटी छोटी नौकरियों के लिए सोचना पड़ेगा? एक व्यक्ति को भी अगर आपने कामयाब कर दिया तो आप एक को नहीं कामयाब कर रहे हैं, उससे पीछे हजारों और सैकड़ों लोगों की चैन बनी हुई है। आप एक का तो भला करो, सैकड़ों का भला तो अपना आप होता चला जाएगा। तो इसी क्रम में मैं अपने एक ग्रेट लीडर नोएडा से हैं, और काफी मजबूत हैं, काफी सशक्त हैं, और अकेले चलने का दम रखती हैं। किसी भी शहर में भेज दिया जाए वहां से डर के नहीं, वहां से लड़ करके वापस आती हैं और अपना परचम फैला करके आती हैं। और उनको आप भली भांति जानते हैं। और इसी में पिछले महीने दिसंबर में 2022 जो साल गया है, उस साल में उन्होंने रॉयल्टी निकाली है, और आने वाले 2023 दिसंबर में वो अपने मुख से बताएंगी कि वो क्या बन करके 2023 में दिखाना चाहती हैं। तो अगली आवाज नोएडा से अलका चौहान जी। शुक्रिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और सभी साथियों को जय JMBD, सभी को मेरा नमस्कार। और आज सर की मीटिंग बहुत ही शानदार भी रही, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और हर बार मिलता है सीखने को। और कहीं ना कहीं अगर हम तब भी ना सीख पाए तो ये हमारी गलती है। तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि इतनी अच्छी जानकारी हम सबको देते हो हमेशा, और पूरा उस पर खरा उतरने का भी प्रयास मेरा जारी रहता है। तो
नाम सभी लोग जानते हैं, अलका चौहान। डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ, नोएडा रहती हूँ। और इस सिस्टम में आए मुझे 4 साल हो गया है ज्वाइनिंग किए, लेकिन सही सिस्टम से काम करना मैंने देखा जाए तो 2 साल ही मैंने काम किया है, और उससे भी बेटर देखा जाए तो 6 से 7 महीने मैंने काम किया है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट आया है। और कहीं ना कहीं हम एक सिस्टम में आकर काम नहीं कर पाते हैं, और जब हम सिस्टम में आकर काम नहीं करते हैं तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, बाकी आगे बढ़ने का भी प्रयास नहीं हो पाता है पूरा। तो यही मेरा भी था, और करती थी और कुछ अपनी मनमानी भी करती थी। तो मनमानी में बस वही होता है कि कभी अच्छा हो गया तो कभी बैठ गए, और वो जिस तरह रिजल्ट आना चाहिए उस तरह से रिजल्ट नहीं आए। और इसी बीच अगर या तो हम अपने आप को नेगेटिव कर लें या फिर अपने आप को उसी बीच बढ़ा लें, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा सिस्टम में उतरने का भी प्रयास करती हूँ, और हर किसी से बस सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। और शुरुआती दौर में जब आई तो बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारी नो भी सुननी पड़ी। और दोस्तों एक ही चीज कहूंगी कि इस बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं, अगर हमें कामयाब होना है, तो एक नो शब्द से हमें प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सोच कर जाते हैं किसी के पास, नहीं हम फलाने इंसान के पास जा रहे हैं, ये तो हमें नो बोलेगा ही नहीं, ये तो हाँ ही बोलेगा। और अगर हम इस उम्मीद के साथ जाते हैं और फिर वहां से नो मिल जाती है, तो हमारा दिल बड़ा दुखी हो जाता है। तो ये सोचकर ही ना जाए कि ये हमें हाँ बोलेगा। तो औसत का नियम हमेशा यहाँ पर काम करता है, और कहीं ना कहीं हम लोग औसत के नियम पर काम कर नहीं पाते हैं, तो उस जगह नेगेटिव भी हो जाते हैं फिर। तो यही कहूंगी, इस बिजनेस को सब्र के साथ और एक बड़ी सोच के साथ अपने इस बिजनेस को करते रहना। और आज बहुत सारे लोग मिले भी, और एक अच्छा सिस्टम चल पड़ा, और कभी मैं नेगेटिव नहीं हुई और चलती रही। तो आज ये सारे लोग भी मिले। कहीं ना कहीं अगर मैं नेगेटिव हो जाती, उदास हो जाती, तो शायद आज जो मुझे एक लेवल मैंने अचीव किया है ये फिर ना मिल पाता। और आगे भी पूरा प्रयास करूंगी कि अच्छे से अच्छा करूं, और इस रॉयल्टी को बहुत ही जल्दी मैं अगले पिन के साथ में बदलूं। और मेरा पूरा प्रयास है कि अगली एनिवर्सरी जो अप्रैल में आएगी, उसमें एक अपने नई रॉयल्टी के साथ मैं उस एनिवर्सरी में पहुंचूंगी, और पूरी मेहनत भी करूंगी दिल से। और सभी टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जो भी मेरी बहनें इस सिस्टम में आई हैं, बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, दिल खोल कर काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरी टीम का, सभी का, चाहे वो ग्वालियर से हो और चाहे वो नोएडा से हो, कहीं से भी हो। आज जैसे कि आरती चौहान मैम जो ग्वालियर से अभी शुरू 2 से 4 दिन हुआ है, और उनकी जबरदस्त उस दिन जो मीटिंग थी, बहुत ही शानदार मीटिंग रही मैम की। और एक अच्छा लगा मुझे कि एक जबरदस्त जो मुझे महिला मिली है, तो एक अच्छा बिजनेस भी वहां से हो सकता है, और एक हमें एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी नोएडा की पूरी टीम का। आज चाहे बबीता मैडम हो, दिल खोलकर काम कर रही हैं, और अगर मैं कुछ पीछे भी रह जाऊं तो हमेशा मुझे ही खींचने पे रहती हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं। केला जी बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं, अलका से सोंदिया जी, और दीपा मैडम जी, दुष्यंत भाई जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है सभी का, सरोज जी का। और दोस्तों जब मैं ग्वालियर जाती थी, एक उम्मीद से जाती थी, कभी निराश नहीं हुई। 3 साल में ग्वालियर बराबर चलती रही, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आज सिर्फ सरोज जी के लिए मैं जाती हूँ। लेकिन सरोज जी के अलावा कोई मुझे वहां नजर नहीं आता था, लेकिन एक उम्मीद थी कि जरूर अलका कोई ना कोई यहाँ से निकल कर आएगा, और जो मेहनत है ये बेकार नहीं जानने वाली।
तो दिल से जितनी बार भी गई मैं दिल से गई। और सरोज जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। जैसे भी चली वो चलती रही बराबर, और एक अच्छा आज उनका मुकाम भी बनने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सरोज जी का करती हूँ, और उन सभी बहनों का भी मैं करती हूँ जो बराबर कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरा भी पूरा प्रयास आप सभी के साथ रहेगा दिल से कि आप सबको एक दिन रॉयल्टी भी बनाऊं, टेक्निकल भी बनाऊं। खुशी मुझे जब होगी। तो सर इतना ही मैं बोलना चाहूंगी और अपने शब्दों को मैं यही विराम करूंगी। थैंक यू सर। जय जय एमबीडी। शुक्रिया अलका जी, और काफी अच्छा मैसेज दिया आपने सभी लोगों को कि लगातार चलने का परिणाम ही सफलता है, क्योंकि अगर हम ब्रेक कर देंगे तो सफलता वहीं पे तुरंत ब्रेक हो जाती है। और ये आपने कर दिखाया, लगातार 3 साल ग्वालियर जा करके, और वहां से काफी अच्छे लोग हमें मिले हैं जो वो भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ करके जाएं, ये नहीं कि केवल ऐसे खाली हाथ चले जाएं। और अभी परसों की मीटिंग थी जिसमें आरती जी और दीपा जी ने मैंने दोनों लोगों की जो स्पीच सुनी है, मजा आया मुझे। अगर मैं बात करूं कि अलका जी की कहानी, तो अलका जी की कहानी से भी बड़ी मस्त कहानी लगी मुझे आरती जी की कहानी। जो है उनका जो जोश दिखाना 2 दिन के अंदर का, 2 दिन में बिजनेस को समझना, 2 दिन के अंदर अपनी बातों को रखना, किस तरीके से रखना, और मतलब शब्द नहीं है वो इस तरह से लाजवाब बातें थी। और वो जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में भी आ चुकी है। मैं उन सभी बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो इस सिस्टम में काम कर रही हैं। इस ऑडियो को बार बार, इस वीडियो को बार बार सुनना। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो जाएं तो उस दिन की कहानी को आप बार बार सुन लेना, और आप हमेशा मोटिवेट हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त मुझे लगी है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और किसी भी नए व्यक्ति को अगर आपने वो चीजें सुना दी, किसी बहन को, मैं लेडीज की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ, अगर आपने किसी भी गृहिणी को जो घर में रह रही है और चाहती है अपने जीवन में कुछ करना, उस पूरी वीडियो को 1 घंटे की बातों को आप सुना देना उन्हें, 100% आपकी टीम में वो ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि आज हर किसी के मन में ये है कि मैं कुछ करूं, लेकिन घर में बंदिश कह लीजिए या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कोई सभी कारण है जिसके वजह से वो निकल नहीं पा रही है। लेकिन उस बातों को सुन करके वो 100% निकल जाएंगे। तो धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने आज की जो मीटिंग में सहयोग दिया। आप लगातार बने रहे। और दादाजी का फिर पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया। ओम सर का, पंकज सर का, रमेश सर का, जो लगातार इस सिस्टम को दादाजी के साथ मिल करके लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और अच्छे से अच्छा प्रयास करने का कि ये तेजी से ये सिस्टम आगे बढ़े और हम सबको इसमें सफलता दिलाएं। और उन सभी लीडरों का भी धन्यवाद करता हूं जो लगातार इस सिस्टम में आते हैं और अपनी बातों को बहुत ही तरीके से रखते हैं और लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोगों को सब कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।